Hey guys, welcome to lecture number 1 of the universe, which is the 16th chapter of science in class 6th. So इस चैप्टर में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिकली यूनिवर्स होता क्या है? यूनिवर्स मीन्स सारा कुछ, ठीक है, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, जिसमें हमारे प्लैनेट्स आते हैं, जिसमें हमारी गैलेक्सीज आती है, जिसमें सोलर सिस्टम्स आते हैं, वो सब कुछ मिला के हम बोलते हैं उसे यूनिवर्स. ठीक है, तो ये यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स की चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है और इमेज में आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है जो अपने फ्रेंड के साथ आकाश की तरफ देख रहा है, स्काई की तरफ देख रहा है. और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो स्काई की तरफ देख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज टेलीस्कोप. उसे कहा जाता है टेलीस्कोप. तो आपको भी यहाँ पे ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया है कि आप एक टेलीस्कोप की मदद से रात में जब स्काई एकदम क्लियर हो तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या दिखता है. तो आपको बहुत सारे तारे दिखेंगे, बहुत सारे मे बी कभी प्लैनेट्स भी दिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी और भी चीज़ें दिखती हैं लाइक मून वगैरह. तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. इफ़ यू ऑब्जर्व द क्लियर स्काई on a dark night, you will see a smoky white band full of stars spreading north-south in the sky. So अगर आप क्लियर स्काई को ऑब्जर्व करते हैं रात में टेलीस्कोप की मदद से, अगर आप रात में स्काई की तरफ देखते हैं तो आपको बेसिकली दिखेगा क्या? तो आपको एक वाइट बैंड दिखेगा, ठीक है, वाइट ऐसा पूरा बैंड दिखेगा आपको, जो कि आपको यहाँ पे कुछ कुछ क्लाउडी जैसा दिखेगा, क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखेगा. और आप देखोगे कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक वो पूरा बैंड बहुत लंबा जा चुका है, वो बहुत ही लंबा बैंड आपको दिखेगा. अब वो जो आपको बैंड दिख रहा है वो बैंड है मिल्की वे. उसका नाम क्या है? मिल्की वे. और ये मिल्की वे होता क्या है? तो दिस इज़ आवर गैलेक्सी. आप यहाँ पे फ़ोटो में भी देख सकते हैं, मिल्की वे का फ़ोटो दिया गया है यहाँ पे. सो दिस इज़ आवर गैलेक्सी मिल्की वे. और इसी का दूसरा नाम है मंदाकिनी. मिल्की वे को ही हम कहते हैं मंदाकिनी. बट गैलेक्सी होता क्या है? गैलेक्सी इज़ लाइक, आपको पता है कि हमारा जो प्लैनेट है दैट इज़ अर्थ, हम अर्थ पे रहते हैं. तो अर्थ के साथ और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं. अगर ये हमारा सन है तो सन के अराउंड में बहुत सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. और उन्हीं सारी प्लैनेट्स को मिलाकर और सन को मिलाकर बनता है हमारा एक सोलार सिस्टम, ठीक है. उन्हीं सबको मिलाकर बनता है हमारा सोलार सिस्टम. तो ऐसे ही जब बहुत सारे सोलार सिस्टम्स एक साथ आते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एक गैलेक्सी, वो बनाते हैं एक गैलेक्सी. और हम जिस गैलेक्सी में है, हमारा सोलार सिस्टम जिस गैलेक्सी में है, उसी का नाम है मिल्की वे या मंदाकिनी. और वो जो हमारी गैलेक्सी है वो ऐसी दिखती है, ठीक है. इट लुक्स लाइक समथिंग दिस. इस शेप की हमारी गैलेक्सी दिखती है. नेक्स्ट, a group of innumerable stars and their planetary systems are together known as a galaxy. So here is the definition of galaxy कि innumerable stars का एक ग्रुप, innumerable stars means बहुत सारे stars, अनगिनत stars, उन सभी का ग्रुप. फिर उनके प्लानिटरी सिस्टम्स का मतलब होता है सोलार सिस्टम्स, जिसमें सन आता है और बहुत सारे प्लैनेट्स आते हैं. तो ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? हमारी गैलेक्सी बनाते हैं. तो गैलेक्सी में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो सोलार सिस्टम्स या प्लानिटरी सिस्टम्स, और दूसरा आता है इन्यूमरेबल स्टार्स यानी बहुत सारे स्टार्स. तो इन सबको मिला के बनती है हमारी गैलेक्सीज. तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ गैलेक्सी, तो आप क्या बताओगे? अ ग्रुप ऑफ इन्यूमरेबल स्टार्स and their planetary systems together form a galaxy. Next पढ़ते हैं, the Milky Way is the galaxy in which our solar system is located. तो हमारा जो सोलार सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी. और मिल्की वे गैलेक्सी का दूसरा नाम क्या है? दैट इज़ मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी. ये हमने पढ़ा था. नेक्स्ट, द मिल्की वे इज़ अ पार्ट ऑफ the local group of galaxies. There are many such galaxies in the universe. अब मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है, ठीक है. गैलेक्सीज कैसे बनती है? सोलार सिस्टम से. और यूनिवर्स में सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. और उन्हीं सब गैलेक्सीज को मिला के बनता है हमारा यूनिवर्स. उन्हीं सब गैलेक्सीज को मिला के बनता है हमारा यूनिवर्स.
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द मिल्की वे इंक्लूड्स मैनी The Milky Way includes many stars smaller than our sun as well as many others that are thousands of times bigger than the sun. तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें सन तो है, सन एक बड़ा स्टार है, ठीक है, लेकिन सन से बड़े भी बहुत सारे स्टार्स हमारी गैलेक्सी में हैं और सन से छोटे स्टार्स तो वही होते हैं जो हमें रात में दिखते हैं, ठीक है। तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी में है उसमें सन से बड़े भी स्टार्स हैं और सन से छोटे भी बहुत सारे स्टार्स हैं। It also includes many other celestial bodies such as cluster of stars, nebulae, clouds of gases, clouds of dust, dead stars, newly born stars, etc. अब जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें क्या क्या आता है, तो बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़। नाउ व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज़? जो कुछ भी आपको स्पेस में दिखता है वो सारी बॉडीज़ को कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज़। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें प्लैनेट्स आ गए, इसमें स्टार्स आ गए, ऑफ कोर्स इसमें मून आ गए, सैटेलाइट्स आ गए, ठीक है। तो ये सारी होती है सेलेस्टियल बॉडीज़। फिर है क्लस्टर ऑफ स्टार्स। क्लस्टर ऑफ स्टार्स मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स आते हैं गैलेक्सी में। फिर आता है नेब्यूले। नेब्यूले क्या होता है? नेब्यूले होता है एक बड़ा सा क्लाउड ऑफ डस्ट, ठीक है, बड़ा सा क्लाउड होता है डस्ट का और कुछ गैसेस का। अब ये जो क्लाउड है उसी को कहा जाता है नेब्यूले। और ये क्लाउड जब टूटता है तो इसी से आगे चलकर बनते हैं छोटे छोटे हमारे स्टार्स, इसी से बनते हैं स्टार्स। फिर है क्लाउड्स ऑफ गैसेस। गैसेस से बने हुए कुछ क्लाउड्स हमारे सोलर सिस्टम में या गैलेक्सी में आते हैं। फिर डस्ट के क्लाउड्स भी हमें मिलते हैं। फिर है डेड स्टार्स। डेड स्टार्स मीन्स जो स्टार्स का एज कंप्लीट हो गया है और जो स्टार्स अभी ब्राइट नहीं है, ठीक है, वो स्टार्स चमकते नहीं हैं, उन्हें डेड स्टार्स कहा जाता है। फिर है न्यूली बॉर्न स्टार्स, जिन स्टार्स का अभी अभी फॉर्मेशन हुआ है, अभी अभी जन्म हुआ है। और मैंने आपको बताया स्टार्स कैसे बनते हैं, जब नेब्यूले ब्रेक डाउन होते हैं तभी स्टार्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी गैलेक्सी में पाई जाती हैं। द गैलेक्सी दैट इज़ क्लोजेस्ट टू अवर मिल्की वे इज़ कॉल्ड एज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अब हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास में जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी और उसी का यहाँ पे इमेज आपको दिया गया है। दिस इज़ एंड्रोमेडा गैलेक्सी। द यूनिवर्स इंक्लूड्स इनन्यूमरेबल गैलेक्सीज, द स्पेस बिटवीन देम एंड ऑल्सो एनर्जी। अब हमारा जो यूनिवर्स है उसमें इनन्यूमरेबल गैलेक्सीज आती हैं, मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं। फिर उन गैलेक्सीज़ के बीच का स्पेस, मान लीजिए ये दो गैलेक्सीज़ हैं तो इनके बीच का स्पेस होता है कुछ, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। एंड ऑल्सो एनर्जी, और यूनिवर्स में एनर्जी भी आती है, ठीक है। तो आपने एनर्जी के बारे में एक लॉ भी पढ़ा होगा कि एनर्जी जो है पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। जैसे लाइट एनर्जी है तो वो कभी साउंड एनर्जी में जा सकती है, कभी किसी मैकेनिकल एनर्जी में जा सकती है, बट एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब पूरे यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी हमेशा। सो दिस वाज एनर्जी। तो नेक्स्ट वी हैव टू सी अबाउट द टाइप ऑफ गैलेक्सीज। सो वेरियस टाइप्स आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। तो गैलेक्सी जो है उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं और ये टाइप्स बनते कैसे हैं, तो ये टाइप्स बनते हैं उनके शेप पे डिपेंड करते हुए, ठीक है। अगर किसी गैलेक्सी का शेप ऐसा है थोड़ा सा राउंड राउंड तो इसे कहते हैं हम स्पाइरल गैलेक्सी। ये जो शेप है इसे कहा जाता है स्पाइरल शेप, ठीक है। तो ऐसी गैलेक्सी को कहते हैं स्पाइरल गैलेक्सी। अगर किसी गैलेक्सी का शेप इलिप्स जैसा है, इलिप्स होता है ये वाला डायग्राम, तो अगर किसी गैलेक्सी का शेप इलिप्स जैसा है तो उसे कहा जाता है इलिप्टिकल गैलेक्सी। नेक्स्ट इज बेयर्ड स्पाइरल गैलेक्सी। तो बेयर्ड स्पाइरल क्या होता है, हमने स्पाइरल गैलेक्सी पढ़ा, स्पाइरल गैलेक्सी आपको दिख रहा होगा गोल गोल। बेयर्ड स्पाइरल यानी पूरी तरह से स्पाइरल नहीं है बट उसका थोड़ा सा पार्ट है, यहाँ पे आपको ज़्यादा राउंड राउंड नहीं दिख रहा है तो उसे कहा जाता है बेयर्ड स्पाइरल गैलेक्सी। नेक्स्ट इज इरेगुलर गैलेक्सी। तो गैलेक्सी को यहाँ पे 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, स्पाइरल, इलिप्टिकल, बेयर्ड स्पाइरल एंड इरेगुलर गैलेक्सी। अब स्पाइरल, इलिप्टिकल और बेयर्ड स्पाइरल के तो स्पेसिफिक शेप है और उसी शेप से उन्हें अपना नाम मिला है। बट इरेगुलर गैलेक्सी की बात करें तो इन तीनों गैलेक्सीज को छोड़ के बाकी की जो भी बची हुई गैलेक्सीज हैं वो सारी आती हैं इरेगुलर गैलेक्सी में, ठीक है। तो इरेगुलर गैलेक्सी का कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता। इरेगुलर गैलेक्सी
का कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता। इन तीनों को छोड़ के जो बाकी सारी गैलेक्सीज हैं उन्हें हम इरेगुलर मान लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द साइंटिस्ट एडविन हबल शोड दैट देयर एग्जिस्ट मैनी गैलेक्सीज बियॉन्ड आवर मिल्की वे। तो एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के जिनका नाम था एडविन हबल। इन्होंने क्या बताया कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, वो यूनिवर्स में अकेली गैलेक्सी नहीं है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में अकेली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी नहीं है, तो इसके साथ बहुत सारी अलग अलग गैलेक्सीज भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। इन 1990 NASA, the American Space Agency, launched the Hubble telescope in the orbit of Earth। अब 1990 में क्या हुआ, जो नासा स्पेस एजेंसी है, ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है नासा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अर्थ के ऑर्बिट में एक टेलीस्कोप छोड़ा जिसका नाम था हबल टेलीस्कोप। बेसिकली ये स्पेस एजेंसी होती क्या है, जितने भी अर्थ से एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं या फिर कोई सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा जाता है, तो वो सारा काम करती है ये स्पेस एजेंसी। अमेरिका की बहुत ही फेमस स्पेस एजेंसी है नासा। वैसे ही इंडिया में आपने सुना होगा इसरो, ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी एजेंसीज करती क्या है, ये स्पेस से रिलेटेड सारे मैटर्स को संभालती है। तो नासा ने क्या किया, 1990 में इन्होंने हबल टेलीस्कोप को स्पेस में छोड़ा और अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ा। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जो अर्थ है उसके बाहर अगर कोई सैटेलाइट जाता है तो वो अर्थ के राउंड में रिवॉल्व करता है, और वो जिस पाथ में रिवॉल्व करता है वो बन जाता है उसका ऑर्बिट। द हबल टेलीस्कोप हैज़ मेड इट ईजियर टू लुक फॉर स्टार्स, टू टेक फोटोग्राफ्स एंड टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम्स। अब हबल टेलीस्कोप की मदद से क्या हो गया, हमें स्टार्स के बारे में जानना ईजी हो गया। बहुत सारे स्टार्स के बारे में पता चला, फोटोग्राफ्स और स्पेस की हमें पता चली। ये हबल टेलीस्कोप जो था इसका मेन काम क्या था, स्पेस में जाना, अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करना और वहाँ की फ़ोटोज़ खींच के अर्थ पे भेजना। ठीक है, और ऑब्टेन स्पेक्ट्रम्स, तो इसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम्स भी पता चले। स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा, लाइट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर होता है इंफ्रारेड रेज। तो ये सारी जो लाइट है उन्हें स्पेक्ट्रम कहा जाता है, लाइट का स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पे हबल टेलीस्कोप का आपको इमेज दिया गया है। नेक्स्ट स्टार्स। स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। द थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स दैट वी ऑब्जर्व इन द क्लियर नाइट स्काई आर पार्ट ऑफ आवर मिल्की वे। तो हमें रात में जितने भी तारे दिखते हैं, जितने भी स्टार्स दिखते हैं, वो सारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट है। ठीक है, हमारी गैलेक्सी में आते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसमें क्या क्या आता है, स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं और भी बहुत कुछ आता है। ठीक है, सारी सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं। सम ऑफ द स्टार्स दैट वी सी आर ब्राइट वेयर एज अदर्स आर फेंट। अब कुछ स्टार्स जब हम रात में आकाश की तरफ देखते हैं या स्काई की तरफ देखते हैं तो कुछ स्टार्स तो बहुत ही ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कुछ स्टार्स एकदम फेंट दिखाई देते हैं, यानी वो इतना ज़्यादा नहीं चमकते। अब ऐसा क्यों होता है ये भी हम पढ़ेंगे आगे। स्टार्स रेडिएटिंग डिफरेंट कलर्स सच एज ब्लू, वाइट, येलो एंड रेडिश कैन बी सीन इन द स्काई। तो स्काई में कौन कौन से कलर के हमें स्टार्स दिखते हैं, कई बार ब्लू चमकते हुए स्टार्स दिखते हैं, यहाँ पे भी दिख रहा है छोटा सा स्टार। फिर वाइट कलर के चमकते हुए स्टार्स, ये तो बहुत कॉमन है। फिर येलो कलर के चमकते हुए स्टार्स और रेडिश स्टार्स भी हमें दिखते हैं। वी ऑल्सो सी स्टार्स विथ वेरिंग ब्राइटनेस और ल्यूमिनेंस। तो हमें स्टार्स जो है वो अलग अलग ब्राइटनेस के भी दिखते हैं। ल्यूमिनेंस का भी मतलब होता है ब्राइटनेस। ठीक है, कुछ स्टार्स ज़्यादा चमकते हैं, कुछ लो चमकते हैं, यानी कम चमकते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स आर द ह्यूज नेब्यूले। अब स्टार्स का जन्म कहाँ होता है, स्टार्स का बर्थ कहाँ होता है, तो नेब्यूले से ये हमने पढ़ा था पहले भी कि नेब्यूले क्या होते हैं। नेब्यूले आर द बिग क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। डस्ट और गैस से बने हुए ये बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं। ये जब टूटते हैं, ये जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसी से क्या बनते हैं, छोटे छोटे स्टार्स बनते हैं। तो स्टार्स का बर्थ प्लेस क्या हो गया, दैट इज नेब्यूले। ओके, मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस। तो नेब्यूले किससे बनते हैं, डस्ट पार्टिकल से और गैसेस से। जनरली द सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार्स रेंजेस फ्रॉम 3500 सेल्सियस टू 50,000 सेल्सियस। अब जो स्टार का टेम्परेचर है वो 3500 सेल्सियस से तो 50,000 सेल्सियस तक
होता है ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, यानी कि स्टार्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। द कलर ऑफ स्टार चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर। अब हमने देखा कि कोई स्टार तो बहुत ज़्यादा चमकता है, बट कोई स्टार जो है वो इतना ज़्यादा नहीं चमकता। अब ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है उनके कलर पे और उनके टेम्परेचर पे, ठीक है, ये डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर पे। अगर किसी स्टार का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो आपको एकदम रेड रेड कलर का दिखेगा, बट अगर किसी स्टार का टेम्परेचर कम है तो आपको वाइट दिख सकता है, येलो दिख सकता है, ब्लू दिख सकता है ना। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग में ही स्टार्स का कलर हमें दिखाई देता है। लेट्स सी सम टाइप ऑफ स्टार्स। स्टार्स को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है मेनली। तो स्टार्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हमें 5 टाइप के स्टार्स पढ़ने हैं। सबसे पहला टाइप जो है दैट इज़ सन लाइक स्टार्स। नाम से ही पता चलता है ये स्टार्स किसके जैसे होंगे, सन की तरह दिखने वाले होंगे। तो ये जो स्टार्स होते हैं इनका शेप जो है वो बिल्कुल सन के जितना ही होता है, लगभग सन से स्लाइटली यानी थोड़े से ये बड़े होते हैं या थोड़े से छोटे हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको सन लाइक स्टार्स कहा जाता है। बट इनका जो टेम्परेचर है वो सन से कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई बार बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इनको सन लाइक स्टार्स क्यों कहा जाता है? दिस स्टार्स कैन बी स्लाइटली स्मॉलर और बिगर देन सन। तो ये जो स्टार्स है ये थोड़े से छोटे होते हैं या बड़े होते हैं सन से, बट अप्रॉक्सीमेटली ये सन जितने ही होते हैं। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर्स। पर इनमें खास बात यह है कि इनको सन लाइक स्टार्स तो कहा जाता है, बट सन और जो ये सन लाइक स्टार्स है इनके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सन से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी हो सकता है या फिर बहुत ही कम टेम्परेचर भी इनका हो सकता है। अब सन लाइक स्टार्स का एग्जाम्पल है स्टार्स लाइक सीरियस एंड अल्फा सेंचुरी। तो ये स्टार्स के नाम है सीरियस और अल्फा सेंचुरी। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, मे बी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टार है रेड जायंट्स। अब रेड जायंट्स अगर हम देखें तो रेड होंगे, नाम से पता चलता है। नेक्स्ट इज जायंट्स। जायंट्स का मतलब होता है बहुत ही बड़े साइज वाले स्टार्स, ठीक है, उन्हें जायंट्स कहा जाता है। टेम्परेचर ऑफ दीज स्टार्स रेंजेस बिटवीन 3000 to 4000 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो स्टार्स होते हैं रेड जायंट्स, इनका टेम्परेचर 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर है। बट देयर ल्यूमिनेंस कैन बी 100 टाइम्स दैट ऑफ सन। बट इनका जो ल्यूमिनेंस है, ल्यूमिनेंस मतलब होता है ब्राइटनेस, तो इनकी जो ब्राइटनेस है वो सन के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज़्यादा होती है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा चमकदार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टार्स होते हैं। द डायमीटर इज़ 10 to 100 टाइम्स दैट ऑफ द सन एंड दे आर रेड इन कलर। इनका जो डायमीटर है वो सन के कंपैरिजन में 10 से 100 टाइम्स होता है। और ये कैसे होते हैं? तो रेड कलर के स्टार्स ये होते हैं। तो रेड जायंट्स में हमने क्या पढ़ा कि रेड जायंट्स का टेम्परेचर 3000 से 4000 के बीच में है। इनका जो ब्राइटनेस है वो सन से बहुत ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है? तो 100 टाइम्स ज़्यादा है। फिर इनका डायमीटर कितना है? 10 to 100 टाइम्स बड़ा है सन से, मतलब ये सन से बहुत ही ज़्यादा बड़े स्टार्स होते हैं। और ऑफकोर्स इनका कलर क्या होगा? रेड कलर। नेक्स्ट इज सुपरनोवा स्टार्स। These are even brighter and larger than the red giant stars. अब ये जो सुपरनोवा स्टार्स है ये रेड जायंट स्टार्स से भी ज़्यादा ब्राइटर होते हैं, ज़्यादा चमकदार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन वाइज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सन लाइक स्टार्स पढ़े जो कि सन के शेप के होते हैं, सन की साइज़ के होते हैं। नेक्स्ट रेड जायंट्स पढ़े जो सन लाइक स्टार्स से बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। फिर हमने सुपरनोवा पढ़ा। सुपरनोवा का साइज़ कितना होता है? तो रेड जायंट से भी बड़ा, यानी कि ये सन लाइक स्टार से भी बड़े हो गए और रेड जायंट स्टार से भी ये बड़े हो गए। देयर टेम्परेचर इज बिटवीन 3000 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो सुपरनोवा स्टार्स है इनका टेम्परेचर रेड जायंट के जितना ही होता है। रेड जायंट में हमने क्या पढ़ा था कि उनका टेम्परेचर 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सुपरनोवा स्टार्स का भी टेम्परेचर 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। But their diameter can be more than 100 times greater than that of the sun. But इनका जो diameter है वो 100 टाइम्स से भी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इनका diameter 100 टाइम्स से भी ज़्यादा बड़ा होता है। diameter अगर आपको नहीं पता है तो ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास करती है उसको diameter कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे diameter से साइज़ बताया हुआ है कि सन से कितने ज़्यादा बड़े होते हैं सुपरनोवा स्टार्स, तो 100 टाइम्स से भी ज़्यादा बड़े। नेक्स्ट है बाइनरी या फिर ट्विन स्टार्स। मोर देन हाफ ऑफ द स्टार्स इन स्काई आर बाइनरी स्टार्स।
अब स्टार्स जो होते हैं, हमें रात में जब स्टार्स दिखते हैं स्काई में, तो आधे से ज़्यादा स्टार्स जो होते हैं वो बाइनरी स्टार्स होते हैं या ट्विन स्टार्स होते हैं। अब ये ट्विन स्टार्स होते क्या हैं? दे कंसिस्ट ऑफ 2 स्टार्स दैट रिवॉल्व अराउंड ईच अदर। अब 2 स्टार्स होते हैं, ठीक है, और ये 2 स्टार्स क्या करते हैं? एक दूसरे के अराउंड में रिवॉल्व करते रहते हैं। इन्हीं को कहा जाता है ट्विन स्टार्स, बाइनरी स्टार्स, जो हमेशा एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के अराउंड में घूमते रहते हैं। अब एट टाइम्स 3 और 4 स्टार्स दैट रिवॉल्व अराउंड ईच अदर हैव ऑल्सो बीन लोकेटेड। अब ऐसे भी कुछ स्टार्स होते हैं जो 2 नहीं होते बल्कि 2 से ज़्यादा का ग्रुप बना के रहते हैं। 3 स्टार्स हो सकते हैं, 4 स्टार्स हो सकते हैं। ये सब क्या करेंगे? एक दूसरे के अराउंड में रिवॉल्व करते रहेंगे। तो ये जो स्टार्स है ये भी इसी कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। किस कैटेगरी में? बाइनरी या फिर ट्विन स्टार्स में। नेक्स्ट पढ़ते हैं वेरिएबल स्टार्स। अब ये वेरिएबल स्टार्स क्या होंगे? जो वेरी कर रहे हैं, यानी कि जो चेंज हो रहे हैं। अब क्या चेंज होता है इनमें? द ल्यूमिनेंस एंड शेप ऑफ दीज स्टार्स इज नॉट स्टेबल। ये जो स्टार्स है इनकी ल्यूमिनेंस यानी कि इनका ब्राइटनेस और इनका शेप, ये दोनों भी चीज़ें सेम नहीं रहती है। इन कभी हम देखेंगे तो ये स्टार्स बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखेंगे, अगले ही पल ये स्टार्स जो है ये बहुत ही कम ब्राइटनेस इनका दिखेगा, और इनका शेप कभी तो बहुत बड़ा दिखेगा और कभी इनका शेप बहुत ही छोटा हो जाएगा। अब ये सब कैसे होता है? तो वेरिएबल स्टार्स जो है ये 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टार्स और दूसरा होता है एक्सपांडिंग स्टार्स। तो ये कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एक्सपांड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करना यानी कोई स्टार बहुत बड़ा है लेकिन कुछ सालों के बाद ये साइज़ में छोटा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना यानी छोटा होना। एक्सपांडिंग यानी कोई स्टार बहुत ही छोटा है, अगर वो साइज़ में बड़ा हो जाता है कुछ समय के बाद तो उसे हम कहते हैं एक्सपांड होना यानी बड़ा होना। When a star expands, it emits less energy and at such times its brightness decreases. अब जब भी कोई स्टार एक्सपांड हो रहा है यानी बड़ा हो रहा है तो वो क्या करता है? थोड़ी सी एनर्जी को ही बाहर छोड़ता है, इसीलिए हमें वो ब्राइट नहीं दिखता। यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई छोटा सा स्टार है, अब ये स्टार क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है। एक्सपांड कर रहा है यानी बड़ा हो रहा है, ठीक है। कुछ सालों के बाद ये इतना बड़ा हो जाता है, इस शेप का हो जाता है। तो जब ये स्टार बड़ा हो रहा है तो बड़ा होते होते इसे कुछ एनर्जी चाहिए होगी। मान लीजिए आपको हाइट बढ़ानी है तो आप लोग क्या करोगे? हॉर्लिक्स पियोगे, है ना। तो उससे क्या मिलेगा? आपको एनर्जी मिलेगी और आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही ये जो स्टार है इसको भी कुछ एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करता है? अपनी एनर्जी को बाहर नहीं छोड़ता बल्कि एब्जॉर्ब कर लेता है। एनर्जी को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी से इसका एक्सपांशन होता है, इसकी साइज़ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जब भी कोई स्टार एक्सपांड कर रहा है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अब आप लोग बताइए कि अगर ये स्टार एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये हमें ज़्यादा ब्राइट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये तो एनर्जी को बाहर छोड़ ही नहीं रहा, और जब तक स्टार एनर्जी को बाहर नहीं छोड़ेगा तब तक वो हमें ब्राइट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनकी ब्राइटनेस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ये हमें ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखते। As against this, when a star contracts, its surface temperature increases and the star emits greater energy and appears brighter. इसी के उल्टा अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, कोई बड़ा सा स्टार है, अब इस स्टार को छोटा होना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो ये क्या करेगा? अपनी एनर्जी को बाहर छोड़ देगा, ठीक है। अपनी सारी एनर्जी को, जितनी भी एनर्जी है इसके पास, बाहर छोड़ता जाएगा। जब इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो ये इसका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा स्टार, ठीक है। तो जब भी कोई स्टार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यानी कि छोटा हो रहा है तब ये क्या करता है? एनर्जी को बाहर छोड़ता है। अब ये स्टार एनर्जी को बाहर छोड़ रहा है तो आप लोग सोचिए कि ये स्टार हमें ब्राइट दिखेगा या नहीं दिखेगा? ऑफ कोर्स ये बहुत ही चमकता हुआ हमें दिखेगा, बहुत ही ब्राइट दिखेगा, क्योंकि एनर्जी ये कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है? बाहर की तरफ छोड़ रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले स्टार्स होते हैं वो एनर्जी को इमिट करते हैं, इसीलिए वो हमें ब्राइट दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टार वो एनर्जी को क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं यानी इमिट करते हैं, इसीलिए वो हमें कैसे दिखते हैं? ब्राइट दिखते हैं। जबकि जो एक्सपांड कर रहे हैं स्टार्स, एक्सपांड कर रहे हैं यानी बड़े हो रहे हैं, वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसीलिए वो हमें कैसे दिखते हैं? नॉट ब्राइट, यानी वो ज़्यादा ब्राइट हमें नहीं दिखते। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इसका एग्जाम्पल है पोलैरिस या फिर पोल स्टार। रात में जो हमें एक ही स्टार दिखता है जो मून के पास होता है उसे पोल स्टार कहते हैं, ठीक है। ध्रुव तारा इसे हिंदी में कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टार का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं
यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कैन यू टेल मी विच सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म द सोलार सिस्टम। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? ऐसी बॉडीज, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सिर्फ स्पेस में पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। अब स्पेस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पाए जाते होंगे? जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, ये स्पेस में ही मिलते हैं। फिर कोई सैटेलाइट्स हो गई, वो भी स्पेस में होती हैं। फिर हमारे स्टार्स हो गए, या एस्टेरॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, ये सारी जो स्पेस में रहने वाली बॉडीज़ हैं उन्हें कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज़। अब ऐसी कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो हमारे सोलार सिस्टम में आती हैं, जो हमारे सोलार सिस्टम को बनाती है? ठीक है, तो सबसे पहले सोलार सिस्टम में आता है हमारा सन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन। फिर आते हैं प्लैनेट्स। फिर और क्या आता है हमारे सोलार सिस्टम में? एस्टेरॉइड बेल्ट आती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। फिर कॉमेट्स आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलकर इन सभी से बनता है हमारा सोलार सिस्टम। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स? अब स्टार्स में और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस होगा? ऑफ कोर्स स्टार्स जो है वो ज़्यादातर हमें ब्राइट दिखते हैं, चमकदार दिखते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स है वो हमें ज़्यादातर चमकदार नहीं दिखते हैं। तो ये एक डिफरेंस है इनके बीच का। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलार सिस्टम? हमारे सोलार सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? तो टोटल हमारे सोलार सिस्टम में हैं 8 प्लैनेट्स, राइट। 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलार सिस्टम में। और कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे प्लैनेट्स मिलकर हमारे सोलार सिस्टम के 8 प्लैनेट्स फॉर्म करते हैं। अब इन प्लैनेट्स को याद करने में बहुत बच्चों को डिफ़िकल्टी जाती है, तो इनको याद करने की एक टेक्निक है, दैट इज़ माई। आपको बस ये सेंटेंस याद करना है, माई वेरी एनर्जेटिक मॉम जस्ट सर्व्स अस अस नूडल्स। ठीक है, ये सेंटेंस आपको याद करना है। माई वेरी एनर्जेटिक मॉम जस्ट सर्व्स अस नूडल्स। इसमें माई यानी एम मतलब मर्क्यूरी, वेरी यानी वी मतलब वीनस, एनर्जेटिक से ई फॉर अर्थ, एम मॉम से फिर से मार्स, जस्ट यानी जे मतलब कि जुपिटर, फिर सर्व यानी सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। तो ये हैं हमारे सोलार सिस्टम के 8 प्लैनेट्स। ठीक है, व्हाट इज़ टू बी फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर? अब मार्स और जुपिटर के बीच में क्या मिलता है? तो मिलता है एस्टेरॉइड बेल्ट। अब ये क्या होता है? तो देखिए, हमारा जो सन है, मैं हाफ व्यू में आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए ये हमारा सन है पूरा, उसके अराउंड में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। पहले कौन सा होगा? मर्क्यूरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आता है जुपिटर, सैटर्न, ये आगे भी होंगे, मैं हाफ व्यू बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले के जो 4 प्लैनेट होते हैं कौन कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, मार्स एंड अर्थ एंड मार्स, ये जो 4 प्लैनेट हैं। उसके बाद 5th प्लैनेट जो है हमारा, दैट इज़ जुपिटर। ठीक है, मार्स है 4th प्लैनेट और 5th प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। लेकिन मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है जिसे कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। बहुत सारे एस्टेरॉइड होते हैं, एस्टेरॉइड को मिला के बनती है हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट, जो कि किसके बीच में होती है? 4th और 5th प्लैनेट के बीच में, मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में। ये हम डिटेल में एस्टेरॉइड क्या होते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होती है, आगे पढ़ेंगे ही। सो पहले ये पढ़ लेते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट्स, वेयर एज द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर आउटर प्लैनेट्स। अब जो हमारे पहले के 4 प्लैनेट्स हैं एस्टेरॉइड बेल्ट के राइट साइड वाले, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन्हें कहा जाता है इनर प्लैनेट्स। ठीक है, जो सन के एकदम पास से उन्हें कहा जाता है इनर प्लैनेट्स। जबकि जो दूर दूर के प्लैनेट्स है 4 आखिरी वाले, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स। अब एक खास बात होती है इन आउटर प्लैनेट्स की, जो कि ये है कि इनमें रिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो आउटर प्लैनेट्स हैं हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनमें क्या होती है? रिंग्स होती है। आपने देखा होगा प्लैनेट होता है और उसके साइड में क्या होती है? ऐसी रिंग होती है, तो इन्हें कहा जाता है रिंग प्लैनेट्स। The crust of all the inner planets is hard. The outer planets have gaseous outer cover. जो भी inner planets हैं उनका crust hard है। crust यानी जो outer जो planet का outer portion होता है ना, उसे crust कहते हैं। ठीक है, उनका crust कैसा है? hard है। किसका? inner planets का। inner planets कौन से हैं?
मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो इन प्लैनेट्स का क्रस्ट हार्ड है, जबकि जो आउटर प्लैनेट्स है, आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं? आखिरी के 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनका क्रस्ट हार्ड नहीं होता, बल्कि इनका जो आउटर कवर है, इनका जो क्रस्ट है वो गैस से बना होता है। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है इनर और आउटर प्लैनेट्स में। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? इनर प्लैनेट्स का क्रस्ट कैसा होता है? हार्ड होता है, क्रस्ट यानी आउटर कवर। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं, बाहर के 4 प्लैनेट्स हैं, उनका क्रस्ट गैस से बना होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सन आता है, प्लैनेट्स आते हैं, एस्टेरॉइड आते हैं, कॉमेट आते हैं और मीटियोर आते हैं। एस्टेरॉइड, कॉमेट और मीटियोर जो छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो स्पेस में पाई जाती है। ठीक है, जब कोई स्टार टूट जाता है ना, तो उनसे ये सारी बॉडीज बनती हैं, एस्टेरॉइड, कॉमेट और मीटियोर। अब जब वो स्पेस में होती है तो उसे एस्टेरॉइड कहते हैं। स्पेस से जब वो अर्थ की तरफ आने लगती है तो कॉमेट कहते हैं, और अर्थ के अंदर आ जाती है तो उसे मीटियोर कहते हैं। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे आगे। द प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न कैन बी इजीली सीन। अब ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये हमें अर्थ से इजीली दिखाई देते हैं, क्योंकि अर्थ के ये पास में है। अर्थ के कंपैरिजन में देखें तो ये पास में आते हैं। ठीक है, वीनस और मार्स तो अर्थ के जस्ट आजू बाजू के ही प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी फर्स्ट नंबर का प्लैनेट है। जुपिटर, सैटर्न, इनको भी हम अर्थ से देख सकते हैं। बाकी के 2 प्लैनेट्स बच गए, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें हम अर्थ से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है अर्थ से। ठीक है, यहाँ पे आपको सन का इमेज दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये रेड कलर का पूरा स्टार है सन। सन जो है वो बिगेस्ट स्टार माना जाता है हमारे सोलर सिस्टम का। पढ़ते हैं सन के बारे में। द सन विच इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ अ येलो कलर्ड स्टार। ठीक है, जो सन है सेंटर पे होता है हमारे सोलर सिस्टम के, एकदम बीच में होता है, और उसी के अराउंड में सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। और ये जो है ये येलो कलर का एक स्टार है, दिख रहा है आपको, रेडिश येलो टाइप का। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज़ अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। अब सन का टेम्परेचर कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। साइज ऑफ सन इज सो ह्यूज दैट अराउंड 13 लाख प्लैनेट्स ऑफ द साइज ऑफ अर्थ कैन बी इजीली प्लेस्ड विद इन इट। अब सन की साइज इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अर्थ जैसे पूरे 13 लाख प्लैनेट सन में आसानी से समा सकते हैं। ठीक है, सन में आसानी से ये गायब हो सकते हैं। तो इतना ज़्यादा सन जो है वो अर्थ से बड़ा है। Due to the gravitational force of sun, the celestial bodies in the solar system revolve around it. अब आपने कभी सोचा है कि सोलर सिस्टम के बीच में तो सन होता है और अराउंड में क्या करते हैं? प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये प्लैनेट्स सन के गोल गोल ही क्यों घूमते रहते हैं? सन का जो ऑर्बिट है उसको छोड़ के ये बाहर कोई और डायरेक्शन में क्यों नहीं चले जाते? बिकॉज सन के पास अपना एक फोर्स है जिसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सन के पास कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? सन, बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उनको सन की तरफ खींचता है। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए ये सन है एस और हमारा अर्थ है ये। ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ कैसे रिवॉल्व करेगा? सन के अराउंड में। तो अर्थ जाना तो ऐसे जाता है, ठीक है, अर्थ जाना सीधा जाता है, पर सन क्या करता है? उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। जैसे ही अर्थ आगे बढ़ा तो सन इसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो अर्थ का जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा? ऐसे इस तरफ मुड़ जाएगा। तो जैसे ही अर्थ यहाँ पे पहुँचा, फिर से ये जाना तो सीधा चाहता है, बट फिर से सन क्या करता है? इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, अपनी तरफ इसको खींच लेगा। तो फिर से अर्थ का जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा? ऐसा। अब फिर से अर्थ जाना तो सीधा ही चाहता है, बट सन क्या करेगा? इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और हमारे अर्थ का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो ऐसे करके अर्थ जो है सन के अराउंड में घूमता रहता है। सिमिलरली बाकी के प्लैनेट्स भी इसी तरह से सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन के अराउंड में घूमते रहते। द डायमीटर ऑफ सन इज अप्रॉक्सीमेटली 13,92,000 किलोमीटर। इतना बड़ा सन का डायमीटर होता है। डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। तो बहुत ही बड़ा है हमारा सन। Sun rotates around its axis and while doing so it revolves around the center of Milky Way taking the solar system along with it। तो सन जो है अपने अराउंड में तो घूम ही रहा है। ठीक है, ये जो सन है ना, ये गोल गोल तो घूम ही रहा है अपने अराउंड में, लेकिन ये जो सन है वो मिल्की वे के भी
चक्कर लगा रहा है। मिल्की वे का भी क्या कर रहा है, ये चक्कर लगा रहा है। और हमारा जो पूरा सोलार सिस्टम है वो भी हमारी गैलेक्सी के अराउंड में घूम रहा है। तो कोई भी चीज़ हमारे सोलार सिस्टम में स्टेशनरी नहीं है, कोई भी चीज़ एक जगह पे रुकी हुई नहीं है। हमारा जो अर्थ है वो घूम रहा है, बाकी के सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो सन है वो भी घूम रहा है। सन किसके अराउंड में घूम रहा है, तो मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसका जो भी सेंटर होगा उसके अराउंड में ये सन घूम रहा है। ठीक है, ये हमारा सोलार सिस्टम है, ये है पूरी मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये जो सोलार सिस्टम है हमारा और सन, ये सब क्या कर रहा है, ये भी मिल्की वे के अराउंड में घूमते जा रहे हैं। ऐसी बाकी की गैलेक्सीज भी क्या करती है, घूमती जाती हैं। तो कोई भी चीज़ यूनिवर्स में स्टेशनरी नहीं है। लेट अस स्टडी अबाउट द प्लैनेट्स। हमारे सोलार सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और उन 8 प्लैनेट्स को कैसे याद करना है ये मैंने आपको बताया था। तो ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इनको हम एक एक करके डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट प्लैनेट जो है दैट इज़ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है ये सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, मर्क्यूरी जो है वो सन से सबसे नज़दीकी प्लैनेट है, इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट प्लैनेट। दिस प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, तो ये सन के सबसे क्लोज में है। इट इज़ विजिबल इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग इफ़ इट इज़ अवे फ्रॉम द सन। अगर ये सन से दूर है तो हमें ये मॉर्निंग और इवनिंग में दिखता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर ये सन है और सन के अराउंड में प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो प्लैनेट्स कभी भी इस तरह पूरे सर्कुलर में रिवॉल्व नहीं करते। तो वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से, मतलब ये वाला साइड तो सन के पास में है लेकिन ये वाला साइड सन से दूरी पर है। तो मर्क्यूरी जो है या अदर प्लैनेट्स भी इसी तरह से सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। तो जब मर्क्यूरी इस पोजीशन पे है तो सन के वो करीब है, लेकिन जैसे ही मर्क्यूरी इस पोजीशन पे आया तो सन से उसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, वो दूर हो जाएगा। तो जब मर्क्यूरी सन से दूर होता है तब वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, और कब दिखेगा, सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग में अर्थ पर से। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब सन के पास होता है मर्क्यूरी तो सन की रेज उस पर गिरती है जिससे वो दिखना बंद हो जाता है, वो सन की रेज में छुप जाता है। लेकिन दूर होने पर मर्क्यूरी हमें क्लियरली दिखाई देता है। Next, a number of depressions which look like volcanic craters but are actually caused by meteoric falls can be seen on the surface of Mercury. अब मर्क्यूरी का इमेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मर्क्यूरी में बहुत सारे डिप्रेशंस पाए गए हैं। डिप्रेशंस यानी बहुत सारे छेद या गड्ढे जैसा पाया गया है मर्क्यूरी, और माना जाता है कि वो जो है वो वोल्केनिक क्रेटर्स के जैसे दिखाई देते हैं। वोल्केनिक क्रेटर्स यानी जब वोल्केनो आपने देखा होगा जिसमें से लावा निकलता है, उसके जो ऊपर का पार्ट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये डिप्रेशंस दिखाई देते हैं। मर्क्यूरी इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। मर्क्यूरी जो है पूरे सोलार सिस्टम में सबसे फास्ट मूव करने वाला प्लैनेट है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, अगर यहाँ पे हमारा सन है और सन के अराउंड में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो मर्क्यूरी तो फर्स्ट नंबर का प्लैनेट है, इसीलिए मर्क्यूरी सबसे पहले अपना ऑर्बिट, अपना एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड में कंप्लीट करता है। इसीलिए मर्क्यूरी को फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट कहा गया है। अब मर्क्यूरी पे जो डिप्रेशंस है वो मीटियोरिक फॉल्स की वजह से बने हुए हैं। मीटियोरिक फॉल क्या होता है, मीटियोर्स का फॉल होना, सॉरी मीटियोराइट्स का फॉल होना उसे कहा जाता है मीटियोरिक फॉल्स। अब मीटियोराइट्स क्या होते हैं, स्पेस में कुछ रॉक के या मेटल के टुकड़े होते हैं, उन्हें ही वो जब अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं तो उन्हें मीटियोर्स कहा जाता है। और वो मीटियोर्स के मर्क्यूरी पर पड़ने से ही इस प्लैनेट में ऐसा डिप्रेशंस पाया जाता है। नेक्स्ट प्लैनेट हमें पढ़ना है वीनस। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। अब वीनस जो है वो पूरे सोलार सिस्टम का सबसे ज़्यादा ब्राइट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट है। इट इज़ सीन इन द स्काई इन द ईस्ट बिफोर द सनराइज एंड वेस्ट आफ्टर द सनसेट। तो हम अर्थ पे खड़े रह के वीनस को देख सकते हैं। जैसे हम अर्थ से मून को देखते हैं वैसे ही हम मर्क्यूरी या वीनस को भी देख सकते हैं। बट हम कब देख सकते हैं, सनराइज के पहले और ईस्ट के डायरेक्शन में हम देखेंगे उसको, और अगर हम सनसेट के टाइम पे देख रहे हैं तो हम वेस्ट के डायरेक्शन में ये हमें दिखेगा। इट रोटेट्स अराउंड इट सेल्फ फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। इट इज़ हॉटेस्ट प्लैनेट। अब जो वीनस है वो ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। ठीक है, ये ईस्ट ये वेस्ट, तो ये कैसे रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट, मतलब ये इस डायरेक्शन में रोटेट करता है।
तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 2 ही ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट से वेस्ट रोटेट करते हैं, एक तो है वीनस और दूसरा है यूरेनस। ये 2 प्लैनेट्स ईस्ट से लेकर वेस्ट रोटेट कर रहे हैं, मतलब ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। बट बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट से लेकर ईस्ट घूमते हैं, यानी वो ऐसे घूमते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है वीनस, यूरेनस और बाकी के प्लैनेट्स में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अर्थ के बारे में, जो कि 3rd प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इट इज़ द 3rd प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। नो अदर प्लैनेट अदर दैन द अर्थ हैज़ लाइफ ऑन इट। अब अर्थ की खास बात क्या है कि अर्थ पे लाइफ पाई जाती है, यानी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। बट बाकी के प्लैनेट्स पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते। अब ऐसा क्यों है कि सिर्फ अर्थ पे ही रहते हैं और बाकी प्लैनेट्स पे नहीं रहते? तो इसका रीज़न ये है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सूटेबल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, उनके जन्म के लिए, इसीलिए अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एज द अर्थ इज़ अ मैग्नेट देयर इज़ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ। अब अर्थ को एक बिग मैग्नेट कहा जाता है, इसीलिए अर्थ के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर हम अर्थ की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि अर्थ का जो बाहर का कवर है, अर्थ का जो आउटर लेयर है, उसे कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। अर्थ का जो बीच का लेयर है उसे कहते हैं मेंटल, और अर्थ का जो अंदर का पोर्शन है उसको कहा जाता है कोर, ठीक है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो जो अर्थ का कोर वाला पोर्शन है बीच का, उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक वेव्स ट्रैवल करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव्स उसमें ट्रैवल करती है, इसीलिए वहाँ पे मैग्नेट फॉर्म होते हैं, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो कोर वाला पोर्शन है अर्थ का, वहाँ पे आयन पाया जाता है, इसीलिए वो मैग्नेटिक है, और इसीलिए हमारा जो अर्थ है वो भी मैग्नेटिक है। अब अगर अर्थ मैग्नेटिक है तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मान लीजिए कोई मैग्नेट है, ठीक है, कोई मैग्नेट है ऐसा, तो और एक मैग्नेट है दूसरा, तो जब इस दूसरे मैग्नेट को हम इसके पास में लाएंगे तो क्या होगा? दोनों भी मैग्नेट्स एक दूसरे को चिपक जाएंगे, है ना, दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को चिपक जाए। लेकिन कब ये मैग्नेट्स एक दूसरे को चिपकेंगे? जब हम एक दूसरे मैग्नेट को एक मैग्नेट के पहले वाले मैग्नेट के करीब ले आएंगे, पास ले आएंगे, तभी वो एक दूसरे को चिपकेंगे। अगर हम दूसरे मैग्नेट को बहुत ज़्यादा दूरी पे रखते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो वो डिस्टेंस, इस पहले मैग्नेट का वो डिस्टेंस जहाँ पे आने के बाद दूसरा मैग्नेट जो है वो फर्स्ट वाले मैग्नेट को चिपक जाता है, उसे ही कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। उसे ही क्या कहते हैं हम? ये पूरी जो हो गई, ये हो गई फर्स्ट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही अर्थ के अराउंड में भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ से लेकर कुछ डिस्टेंस जहाँ पे आने के बाद ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, यहाँ तक आया, फिर ऑब्जेक्ट जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया तो ये क्या करेगा? अर्थ की डायरेक्शन में गिरना शुरू कर देता है। तो वो डिस्टेंस जहाँ पे आने के बाद ऑब्जेक्ट अर्थ की डायरेक्शन में आना शुरू कर देते हैं, उस डिस्टेंस को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इट डाइवर्ट्स द हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन टूवर्ड्स द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। अब सन से हार्मफुल रेज आती हैं अर्थ पर, और इसी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हार्मफुल रेज हैं, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है, आपने सुना होगा, जिससे स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो रेज डाइवर्ट हो जाती है, यानी अर्थ में नहीं आ पाती। मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है, तो सन से जब रेज आ रही है तो वो कुछ रेज तो स्ट्रेट आती है, लेकिन कुछ रेज ऐसे तिरछी आती है, डाइवर्ट हो जाती है। वो डाइवर्ट क्यों होती है? तो इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा मार्स। इट इज़ द 4th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का ये 4th प्लैनेट है। एज द सॉइल ऑन मार्स कंटेन आयरन, इट्स कलर इज रेडिश, हेंस मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। अब मार्स की जो सॉइल है वहाँ पे आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आयरन यानी लोहा, तो वहाँ पे आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए ये प्लैनेट रेडिश है। अब आयरन तो रेड नहीं होता, तो ये प्लैनेट रेडिश क्यों है? क्योंकि आयरन जो है वो एयर में के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का मतलब होता है रस्ट। आपने देखा होगा कि लोहे की जो चीज़ें हैं उस पर बहुत जल्दी जंग लग जाता है ना। तो जो मार्स है वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है, वहाँ पे भी रस्ट लग जाता है, यानी जंग लग जाता है। इसीलिए वो जो प्लैनेट है मार्स हमें पूरा रेडिश रेड कलर का दिखाई देता है, और इसीलिए मार्स को कहा जाता है रेड प्लैनेट। द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम
ओलंपस मॉन्स इज लोकेटेड ऑन मार्स। तो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारा ओलंपस मॉन्स, जो कि एक शील्ड प्लैनेट है, यानी शील्ड की शेप का वो दिखता है ऐसा कुछ। और ये कौन से प्लैनेट पे है? तो मार्स पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा जुपिटर। दिस इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अब जुपिटर जो है वो सबसे ज़्यादा लार्ज प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इट इज़ ह्यूज दैट एज मैनी एज 1397 planets of the size of Earth can get accommodated in it। तो जुपिटर इतना बड़ा प्लैनेट है कि 1397 अर्थ जितने प्लैनेट्स इसमें पूरे अकोमोडेट हो सकते हैं, इसमें पूरे समा सकते हैं, इतना बड़ा ये जुपिटर प्लैनेट है। इवन दो द प्लैनेट इज सो ह्यूज इट रिवॉल्व्स अराउंड इटसेल्फ विद अ ग्रेट स्पीड। अब ये जो जुपिटर है वो बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, फिर भी ये अपने अराउंड में या सन के अराउंड में बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये घूमता है। एज ह्यूज स्टॉर्म्स अकर फ्रीक्वेंटली ऑन इट इज़ कॉल्ड ए स्टॉर्मी प्लैनेट। जुपिटर को स्टॉर्मी प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। मार्स को क्या कहते थे? रेड प्लैनेट, क्योंकि वो रेड कलर का है। जुपिटर को कहते हैं स्टॉर्मी प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म्स आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं बहुत सारे। अब ये तूफान क्यों आते हैं? बिकॉज जुपिटर का जो क्लाइमेट है वो स्टेबल नहीं है, क्लाइमेट एक झटके में ही यहाँ पे चेंज होते रहता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत जल्दी स्टॉर्म्स आते रहते हैं, इसीलिए जुपिटर को कहा जाता है स्टॉर्मी प्लैनेट। नेक्स्ट है सैटर्न। इट इज़ द 6th प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम एंड नेक्स्ट ओनली टू जुपिटर इन साइज। अब सैटर्न जो है वो 6th प्लैनेट है और जुपिटर के बाद, जुपिटर से ये थोड़ा सा छोटा है साइज में, क्योंकि जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पिक्यूलियर प्लैनेट बिकॉज ऑफ द रिंग्स अराउंड इट। अब सैटर्न को पिक्यूलियर प्लैनेट यानी थोड़ा सा अलग प्लैनेट है ये, क्योंकि उसके सैटर्न के अराउंड की जो रिंग्स है वो हमें क्लियरली दिखाई देती है और इसको रिंग प्लैनेट भी बोलते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो आखिरी के 4 प्लैनेट्स हैं उनमें रिंग्स है, सैटर्न है, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून। इन चारों प्लैनेट्स को रिंग प्लैनेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें रिंग्स होती है, बट जो सैटर्न की रिंग्स है वो हमें क्लियरली दिखाई देती है। Though its mass is 95 times that of Earth, its density is very low। अब जुपिटर का जो मास है वो अर्थ के कंपैरिजन में 95 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी इसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी क्या होता है? मैं एयर का आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए ये एक रूम है और ये दूसरा रूम है। फर्स्ट जो रूम है उसमें एयर पार्टिकल्स बहुत सारे हैं और बहुत नज़दीक नज़दीक है, ठीक। पूरा जो रूम है वो एयर के पार्टिकल्स से भरा हुआ है, ठीक है। जबकि जो दूसरा वाला रूम है उसमें एयर के पार्टिकल्स इतने नहीं हैं, इतने पास पास नहीं है, बल्कि बहुत दूर दूर है। तो डेंसिटी कौन से रूम की ज़्यादा होगी एयर पार्टिकल्स की? तो फर्स्ट रूम में जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, सेकंड रूम में डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी का मतलब होता है कितना डेंस है या कितना घना है, ठीक है, घनत्व। तो सैटर्न की जो डेंसिटी है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम है, इतनी ज़्यादा कम है कि अगर एक बड़ी सी सी में, बड़े से समुंदर में हम सैटर्न को डुबा दें तो वो डूबेगा नहीं, बल्कि वो फ्लोट करेगा, यानी उसके ऊपर वो तैरने लगेगा। इतना ज़्यादा ये हल्का प्लैनेट है क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूरेनस के बारे में। इट इज़ द 7th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट कैनॉट बी सीन विदाउट अ टेलीस्कोप। अब यूरेनस जो है वो 7th प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और हम इसको टेलीस्कोप के बिना नहीं देख सकते। अर्थ पे खड़े रह के, ये अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है यूरेनस, इसीलिए अर्थ से अगर हमें इसे देखना है तो टेलीस्कोप का हमें मदद लेना पड़ेगा। इट्स एक्सिस इज सो ग्रेटली इंक्लाइंड दैट इट अपीयर्स एज इफ इट इज़ रोलिंग अलॉन्ग ऑन इट्स ऑर्बिट। अब यूरेनस की जो एक्सिस है वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए ये सन है और इसके अराउंड में यूरेनस रिवॉल्व कर रहा है। वैसे हम देखें तो प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करने चाहिए? कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे ये रिवॉल्व कर रहा है। बट यूरेनस की जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस जिसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो एक्सिस कैसी है यूरेनस की? यूरेनस की जो एक्सिस है वो कुछ, एक मिनट, यूरेनस की जो एक्सिस है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसी एक्सिस है और इसके अराउंड में ये रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें क्या लगता है कि ये इसी डायरेक्शन में ये रिवॉल्व कर रहा है, यानी थोड़ा सा नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा इसकी एक्सिस टिल्टेड है, झुकी हुई है। नेक्स्ट प्लैनेट है और लास्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, दैट इज़ नेपच्यून। इट इज़ द 8th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है ये 8th प्लैनेट।
अ सीजन ऑन नेपच्यून लास्ट फॉर अबाउट 41 ईयर्स। नेपच्यून पे जो सीजन है वो 41 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। अर्थ का सीजन अगर हम बात करें तो नॉर्मली सीजन कितने मंथ तक चलता है, जनरल देखें तो समर, विंटर और रेनी सीजन, ये 4 महीने चलते हैं, 4 मंथ्स। बट नेपच्यून पे सीजन जो है वो एक सीजन अगर समर चल रहा है तो 41 ईयर्स तक समर ही चलता रहेगा। उसके बाद अगर विंटर आ रहा है तो 41 ईयर्स तक विंटर ही चलता रहेगा। इतने लंबे यहाँ पे सीजन होते हैं। ऑन दिस प्लैनेट विंड्स ब्लो विथ एक्सट्रीमली हाई स्पीड। यहाँ पे विंड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से फ्लो करती है, इसीलिए नेपच्यून पे भी स्टॉर्म्स आने के चांसेस, तूफान आने के चांसेस बने रहते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है सैटेलाइट के बारे में। द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट विदाउट इंडिपेंडेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कॉल्ड एज सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट किसे कहते हैं? ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ मैंने आपको बताया, स्पेस में जो भी बॉडीज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी ऑब्जेक्ट्स। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो एक प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्व कर रही हैं विदाउट इंडिपेंडेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी सन के अराउंड में रिवॉल्व नहीं कर रही, वो सिर्फ प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्व कर रही हैं, उन्हें कहा जाता है सैटेलाइट्स। लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स रोटेट अराउंड देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। अब प्लैनेट्स जैसे अपने आप में रोटेट करते हैं वैसे ही सैटेलाइट्स भी अपने आप में रोटेट करती हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें आई, एक तो रोटेट आया, दूसरा रिवॉल्विंग आया। तो इनमें क्या डिफरेंस है? अगर ये सन है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ क्या करता है? सन के अराउंड में अगर अर्थ घूम रहा है तो उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। लेकिन अगर अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड में घूम रहा है, अपने एक्सिस के अराउंड में गोल गोल घूम रहा है अपने आप में, तो उसे हम कहते हैं रोटेशन, ठीक है। अर्थ अगर सन के अराउंड में घूमे तो उसे कहेंगे रिवॉल्यूशन, लेकिन अर्थ अगर खुद के ही अराउंड में घूमे, खुद की एक्सिस के अराउंड में घूमे, उसे हम कहेंगे रोटेशन। द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब हमने देखा कि सैटेलाइट क्या होता है? ऐसे बॉडीज़, ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के अराउंड में गोल गोल घूम रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ है। अब हमको पता है कि अर्थ के अराउंड में क्या घूमता है? अर्थ के अराउंड में मून घूमता है, जिसे हम चंदा मामा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मून है ये अर्थ के अराउंड में घूमता है, तो ये मून जो है वो हो गया अर्थ का सैटेलाइट, ठीक है। मून जो है वो हो गया अर्थ का सैटेलाइट। हमने देखा कि सैटेलाइट किसे कहेंगे? जो प्लैनेट के अराउंड में घूमता है, और अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है, इसीलिए मून जो है वो हो गया अर्थ का सैटेलाइट। अब ये मून अर्थ के अराउंड में तो घूम ही रहा है, बट ये जो है ये अपने अराउंड में भी घूमता रहता है। ये खुद के अराउंड में भी घूमता है, अपनी एक्सिस के अराउंड में, और अर्थ के अराउंड में भी घूमता है। इट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर। मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इट पीरियड्स ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आर बोथ ऑफ 27.3 डेज। अब इसको जितना टाइम रोटेशन के लिए लगता है मून को, उतना ही टाइम इसको रिवॉल्यूशन के लिए भी लगता है। और कितना लगता है? 27.3 डेज। मतलब अगर मून को अर्थ के अराउंड में गोल घूमना है तो वो उसको कितना टाइम लग जाएगा? 27.3 डेज। अब इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन का टाइम सेम कैसे है? मान लीजिए ये अर्थ है और ये है हमारा मून, ठीक है, ये वाला है हमारा मून। अब मून का ये जो सामने वाला फेस है, जब मून यहाँ पे है तो यहाँ पे हमें सामने वाला फेस दिख रहा है। जब मून यहाँ पे है तो यहाँ पे मून का सामने वाला फेस आ गया। मून यहाँ पे आ गया तो मून का सामने वाला फेस इस तरफ है। जब मून यहाँ पे आ गया तो मून का सामने वाला फेस इस तरफ है। तो ऐसे करके जो एक फेस है, एक साइड है मून का, वो हमेशा अर्थ के तरफ ही रहेगी, अर्थ के तरफ ही रहेगी। इसीलिए हमें मून का सिर्फ एक ही साइड हमेशा दिखाई देता है, हमें दोनों साइड कभी मून की दिखाई नहीं देती। और इसीलिए अर्थ, आप अगर गौर से देखें तो आपको क्या दिखेगा? अगर मून यहाँ से शुरू करता है, ठीक है, यहाँ से शुरू करता है और ख़त्म भी यहाँ पे कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो मून है वो उसने अर्थ के अराउंड में तो एक चक्कर लगा ही लिया, लेकिन मून ने ऐसा करते टाइम क्या किया कि अपने अराउंड में भी एक चक्कर लगा लिया। तो इस तरह से उसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन का टाइम जो है वो सेम आता है। एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी एंड वीनस ऑल अदर प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स बट इन वेरिंग नंबर। मर्क्यूरी और वीनस ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास सैटेलाइट्स नहीं है, ठीक है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। लेकिन बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलार सिस्टम में, उनके पास बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। अर्थ की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं और
बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनकी अलग अलग सैटेलाइट्स हैं। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं वो भी दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है नेचुरल सैटेलाइट्स और एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होगा, जैसे हमने देखा था इसी चैप्टर में कि नासा ने, जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, उसने क्या किया था, हबल टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा था अर्थ के अराउंड में घूमने के लिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो सैटेलाइट्स दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अर्थ की अगर बात करें तो मून जो है ये हमने अर्थ से स्पेस में नहीं सेंड किया है। मून जो है वो जब से अर्थ बना है तब से मून भी है, तो ये मून जो है वो हो गया अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन जो सैटेलाइट हम अर्थ से भेज रहे हैं स्पेस में उन्हें हम कहेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है एस्टेरॉइड के बारे में। A great number of small-sized bodies could not turn into planets when the solar system was formed. अब जब सोलर सिस्टम हमारा बना था तब बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ थी, ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सन के अराउंड में घूमते रहे। पहली बात तो ये कि सोलर सिस्टम बना कैसे, तो सोलर सिस्टम वैसे ही बना जैसे स्टार्स बनते हैं। अब स्टार्स कैसे बनते हैं, तो नेब्यूला से। नेब्यूला क्या होते हैं, क्लाउड्स होते हैं जो कि डस्ट और गैसेस से बने होते हैं। वैसे ही एक बहुत बड़ा सा क्लाउड था जो कि डस्ट और गैस से बना हुआ था। ये क्लाउड जब ब्रेक हुआ तो इससे बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज़ बन गई, छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स बन गए, और वो ऑब्जेक्ट्स ही फिर सन बने, कुछ प्लैनेट्स बने, कुछ स्टार्स बने। ये एक थ्योरी है कि सोलर सिस्टम कैसे बना था। ठीक है, तो जब ये सोलर सिस्टम बना, जब ये बड़ा सा क्लाउड ब्रेक हुआ तो बहुत सारी बॉडीज़ तो प्लैनेट्स बन गए, लेकिन कुछ बॉडीज़ ऐसी भी थी जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए क्योंकि वो प्लैनेट्स से बहुत ज़्यादा स्मॉल थी, इसके छोटे छोटे से टुकड़े हुए थे। तो उन बॉडीज़ को कहा गया एस्टेरॉइड। उन बॉडीज़ को क्या कहा गया, एस्टेरॉइड। और जैसे बाकी के प्लैनेट्स सन के अराउंड में घूम रहे हैं वैसे ही एस्टेरॉइड भी क्या करता है, सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है, घूमते हैं। These bodies are known as asteroid। यहाँ पे आपको एस्टेरॉइड की इमेज दी हुई है, ये पत्थर जैसे दिखते हैं कुछ कुछ। A belt of such celestial bodies has formed between the Mars and Jupiter। जो हमारा मार्स प्लैनेट है 4th प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट है 5th प्लैनेट, इन दोनों के बीच में हमें एक बेल्ट दिखता है जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। अब ये बहुत सारे छोटे छोटे एस्टेरॉइड से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है ड्वार्फ प्लैनेट्स। A small-sized celestial body that revolve independently around the sun is called as dwarf planet। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसी बॉडीज जो प्लैनेट के कंपैरिजन में बहुत ही छोटे हैं उन्हें हम कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, क्योंकि उनका साइज स्मॉल है और वो भी क्या करते हैं, सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। अ सेलेस्टियल बॉडी लाइक प्लूटो कैन बी क्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। एक ऐसी ही छोटी सी बॉडी थी जिसका नाम था प्लूटो, जिसको हमने पहले प्लैनेट भी मान लिया था, बट अब ये प्लैनेट्स की लिस्ट से हटाया जा चुका है और उसी को अभी बनाया गया है वो ड्वार्फ प्लैनेट। तो प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। यहाँ पे इमेज दी हुई है प्लूटो की। प्लूटो टेक्स 248 years to complete its revolution around the sun, whereas it takes 6.38 days for one rotation। तो प्लूटो को एक रोटेशन के लिए, रोटेशन यानी अपने आप में घूमने के लिए उसको 6.38 डेज लगते हैं, लगभग 6.5 दिन। और प्लूटो को सन के अराउंड में घूमने के लिए लगते हैं 248 ईयर्स। ठीक है, साल की बात हो रही है यहाँ पे, 248 ईयर्स। सन के अराउंड में एक चक्कर लगाने के लिए उसको लगते हैं 248 ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन पावर। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून। तो हमें एक ही साइड क्यों दिखाई देता है मून का, वो हमने देखा कि अर्थ के अराउंड में अगर मून घूम रहा है तो एक साइड जो है मून का वो हमेशा अर्थ की तरफ ही फेस करता है। ठीक है, इसका आंसर हमने पहले भी देखा, इसीलिए हमें मून का एक ही साइड दिखाई देता है। विच प्लैनेट हैज़ अ डे लॉन्गर देन इट्स ईयर। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जहाँ का दिन जो है वो उसके साल से भी बड़ा है, तो इसका आंसर है वीनस। वीनस प्लैनेट अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे दिन बड़ा होता है उसके साल से भी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉमेट। कॉमेट क्या होते हैं? कॉमेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कॉमेट्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स। कॉमेट जो है वो सेलेस्टियल बॉडी है, स्पेस की बॉडी है और सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो एस्टेरॉइड हो, प्लैनेट्स हो, कोई भी हो, वो सब सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है।
सिर्फ स्टार्स को छोड़ के, क्योंकि स्टार्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं। कमेट्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स, ये आइस से बने होते हैं, ठीक है, बर्फ़ से, और डस्ट के पार्टिकल से बनते हैं। दे आर पार्ट ऑफ आवर सोलार सिस्टम, हमारी सोलार सिस्टम का ये पार्ट है। सिंस ओल्डन टाइम्स द अपीयरेंस ऑफ अ कॉमेट हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी एन इनऑस्पिशियस इवेंट, ठीक है। तो जब भी कमेट अपीयर होता है या कमेट दिखता है हमें स्पेस में या अर्थ की तरफ आते हुए, तो इसको इनऑस्पिशियस इवेंट माना जाता है। प्राचीन काल से ही इनऑस्पिशियस यानी अशुभ इवेंट है, ये अशुभ कोई काम हो गया ऐसा माना जाता है इसको देखते ही। कमेट्स अपीयर्स लाइक पॉइंट्स व्हेन दे आर फार अवे फ्रॉम द सन, जब ये सन से बहुत दूर होते हैं कॉमेट्स तो ये एक बिंदु के जैसे हमें दिखते हैं, पॉइंट के जैसे, लेकिन जैसे ही ये नज़दीक आ गए तो हमें ये बड़े बड़े दिखने लगते हैं। बट व्हेन दे आर क्लोज टू सन दे बिकम इजीली विजिबल टू अस बिकॉज ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस एंड द हीट ऑफ सन। तो जब ये सन के पास में आते हैं तो सन की रेज इस पे पड़ती हैं, इसीलिए हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ फ्रोजन मैटर एंड डस्ट पार्टिकल्स, तो ये फ्रोजन यानी जमे हुए मैटर से बने हुए, मैटर यानी पार्टिकल्स जो भी स्पेस में प्रेजेंट है, और डस्ट पार्टिकल से ये बने हैं। व्हेन दे आर क्लोज टू सन दिस फ्रोजन मैटर गेट कन्वर्टेड इनटू गैस ड्यू टू सोलार हीट, जब ये सन के एकदम पास में आ जाते हैं कॉमेट, ठीक है, तो ये जो फ्रोजन मैटर है वो सोलार हीट की वजह से गैस बन जाता है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए ये सन है, सन के पास में कोई कमेट आ गया, ठीक है। अब ये कमेट हमने देखा किससे बना हुआ है, आइस से बना हुआ है। तो जैसे ही सन के पास में आइस आएगी तो क्या हो जाएगा, आइस पिघल जाएगी, बर्फ़ पिघल जाएगी, तो ये भी पिघलने लगते हैं, ठीक है। ये पिघलते जाते हैं और गैस में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इनका जो शेप है वो इस तरह नहीं रहता, इनका शेप बदल कर कैसा हो जाता है, ये थोड़े से लंबे शेप के हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ तो भी ये दिखाई देते हैं। तो इनका जो ये पोर्शन है ना, ये टेल बन जाता है, इसको टेल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हेड ऑफ कॉमेट, इसको बोलते हैं टेल ऑफ कॉमेट, ओके। सो एज अ रिजल्ट सर्टन कॉमेट्स अपीयर टू हैव अ लॉन्ग फेदरी टेल, तो इसीलिए सन के पास जैसे ही ये कॉमेट आया वैसे ही इसका शेप एकदम ऐसे बन जाता है, लंबा सा, इसीलिए माना जाता है कि कॉमेट्स को क्या होती है, टेल होती है, फेदरी टेल। ड्यू टू देयर लॉन्ग इलेप्टिकल ऑर्बिट्स देयर अपीयरेंस इन द स्काई इज़ वेरी रेयर, अब इनके जो ऑर्बिट्स है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। ऑर्बिट्स यानी सन के अराउंड में भी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है वो सन के अराउंड में तो रिवॉल्व करेंगी ही, तो ये कॉमेट्स जो है वो भी सन के अराउंड में घूमते हैं, लेकिन इनका जो ऑर्बिट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इनका ऑर्बिट क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा, इतना बड़ा कि ये हमें दिखाई ही नहीं देते। बहुत सारे साल में जब ये सन के पास में आएंगे तब जाके हमें ये अर्थ से दिखाई देंगे। दे रीअपियर इन द स्काई आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये बहुत लंबे समय के बाद हमें स्काई में दिखाई देते हैं। कमेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, कमेट्स को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। पहला तो है लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स, दूसरा है शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स। तो ये डिपेंड किस पे करता होगा, इनके पीरियड पे। दिस कॉमेट्स टेक मोर देन 200 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अब सन के अराउंड में एक चक्कर लगाने के लिए अगर किसी कॉमेट को 200 साल से भी ज़्यादा लग रहा है टाइम, तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग पीरियड कॉमेट। लेकिन अगर सन के अराउंड में घूमने के लिए किसी कॉमेट को 200 साल से कम टाइम लग रहा है तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट पीरियड कॉमेट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कॉमेट है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है हेलिस कॉमेट। हेलिस कॉमेट जो है 1910 में ऑब्जर्व किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा टेलीस्कोप से, और 1910 के बाद डायरेक्टली ये हमें दिखा 1986 में, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया, 76 ईयर्स का यहाँ पे डिफरेंस हो गया। हेलिस कॉमेट हमें 76 ईयर्स के बाद वापस दिखा, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उसके ऑर्बिट का टाइम भी कितना होगा, 76 ईयर्स। उसको एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता होगा, 76 ईयर्स। इट्स सेंट्रल पार्ट और न्यूक्लियस वॉज फाउंड टू बी 16 किलोमीटर लॉन्ग। उसका जो सेंटर का पार्ट है या उसका जो न्यूक्लियस है, यानी ये जो कॉमेट है, ठीक है, इस शेप का है कुछ यहाँ पे, तो इसका जो सेंटर का पार्ट होगा वो उसका न्यूक्लियस होता है, और उसको कितना माना गया, 16 किलोमीटर। इतना इसकी जो लेंथ थी वो 16 किलोमीटर थी, और ये वाइड कितना था, 7.5 किलोमीटर। कॉमेट अगर हम यहाँ पे फिर से बनाते हैं, कुछ इस शेप का, ठीक है। तो इसका जो सेंटर का पार्ट है उसको हम यहाँ पे मानेंगे, तो इसका जो
सेंट्रल पार्ट था या न्यूक्लियस था वो 16 किलोमीटर लॉन्ग था और ये वाइड कितना था 7.5। ये इसका वाइड है और सॉरी विथ है 7.5 किलोमीटर और इसका जो मिडल पोर्शन है उसका विथ कितना है 16 किलोमीटर। ठीक है, उसका विथ है 16 किलोमीटर। हेलिस कॉमेट टेक 76 ईयर्स टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे इन द पास्ट कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फ्रेड विपल an American astronomer proposed that comets consist of an icy cluster of various constituents. That is why comet came to be called dirty snowballs. By 1950, Whipple had discovered 6 comets. तो एक अमेरिका के एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो कॉमेट्स होते हैं उनमें आइस के क्लस्टर और बहुत सारे डस्ट भरा हुआ होता है। ठीक है, मतलब वो आइस और डस्ट से बने होते हैं, इसीलिए उन्होंने कॉमेट्स को एक दूसरा नाम दे दिया डर्टी स्नोबॉल्स। ठीक है, स्नो के बॉल्स है लेकिन वो उसमें डस्ट भी है इसलिए डर्टी स्नोबॉल्स। और ये जो विपल थे यानी फ्रेड विपल अमेरिका के एस्ट्रोनॉमर, इन्होंने क्या किया 6 कॉमेट्स का पता लगाया, 6 कॉमेट्स के बारे में इन्होंने डिस्कवरी की। फिर नेक्स्ट हमें पढ़ना है मीटियोर। मीटियोर यानी क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा टूटता तारा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम देख के मन्नत मांगते हैं, तो वो टूटता तारा नहीं होता, वो होता है मीटियोर। At times we see a falling star. This event is called as meteor fall. तो जब हमें falling star दिखता है, टूटता तारा दिखता है, तो वो जो इवेंट है उसे कहते हैं meteor fall. meteor गिरता है इसलिए meteor fall कहते हैं। Mostly these meteors are rocky pieces originating from the asteroid belt. ज़्यादातर ये जो meteors है ये रॉक के पीसेस होते हैं और ये एस्टेरॉइड बेल्ट से ही निकलते हैं। अब ये क्या हो रहा है, देखिए ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स का ऑर्बिट आता है। ठीक है, अर्थ यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे सन है, बाद में मरकरी वीनस भी रहेंगे, फिर अर्थ है, फिर मार्स है और मार्स के बाद क्या है, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट। तो एस्टेरॉइड बेल्ट जो है ये भी तो सन के अराउंड में घूम रही है, लेकिन एस्टेरॉइड बेल्ट में बहुत सारे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स हैं, उसमें से कई बार एक एस्टेरॉइड निकल के अर्थ की तरफ आ जाता है और जैसे ही अर्थ की तरफ आया तो अर्थ क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है और फिर ये जो एस्टेरॉइड आया वो अर्थ में एकदम स्पीड से अर्थ के अंदर गिरने लगता है और जब वो अर्थ के अंदर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं मीटियोर। ठीक है, स्मॉलर रॉकी पीसेस गेट कम्प्लीटली बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन विथ एयर आफ्टर दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अब ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, मान लीजिए ये अर्थ है, जैसे ही एस्टेरॉइड अर्थ के अंदर आया तो एस्टेरॉइड तो इतना है, लेकिन अर्थ में जैसे ही वो आता है तो एटमॉस्फेयर से टकराने की वजह से ये और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, समटाइम्स द मीटियोर्स डू नॉट बर्न कम्प्लीटली एंड फॉल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। कई बार ये जो मीटियोर है ये पूरी तरह से बर्न नहीं होते और अर्थ के सरफेस पर आके टकरा जाते हैं। मतलब कुछ जो मीटियोर्स हैं वो तो हवा में ही बर्न हो जाते हैं, जल के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ मीटियोर्स क्या करते हैं, अर्थ तक पूरी तरह से टकराते हैं अर्थ पे और दीज आर कॉल्ड एज मीटियोराइट्स। अब जो मीटियोर्स अर्थ पे पूरी तरह से टकराते हैं उन्हें मीटियोराइट्स कहा जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द लोनार लेक इन महाराष्ट्र हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ सच मीटियोराइट। मीटियोर्स एंड मीटियोराइट फॉल्स अकर ऑन द अदर सेलेस्टियल बॉडीज टू। अब अर्थ पे ऐसा ही फेमस एक किस्सा है कि महाराष्ट्र में जो लोनार लेक है वो टकराने की मीटियोर के टकराने की वजह से ये पूरी लेक यहाँ पे बनी है। मतलब इतना बड़ा मीटियोर जो है यहाँ पे आके गिरा था जिसकी वजह से यहाँ पे गड्ढा बन गया और बाद में इसमें पानी भर गया तो ये लोनार लेक बन गई। यहाँ पे कुछ हमें दिया हुआ है व्हाट वी हैव लर्नड, यहाँ पे समरी दी हुई है लेसन की। देयर आर इनन्यूमरेबल गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, बहुत सारे स्टार के ग्रुप्स है, स्टार के क्लस्टर्स है और मिल्की वे का पार्ट है ये सब। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टार्स लाइक द सन कैन बी सीन इन द मिल्की वे। मिल्की वे में बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। हमने स्टार के टाइप्स भी देखे थे, 5 टाइप्स, सन लाइक स्टार्स, सुपरनोवा स्टार्स, वेरिएबल स्टार्स एक्सेट्रा। different planets in the solar system have peculiar characteristics। तो कुछ planets ऐसे हैं जिनमें peculiar characteristics है, यानी थोड़े अलग characteristics है, जैसे कि Saturn हो गया, उसमें अराउंड में रिंग्स होती है। Some planets have satellites where other do not have। कुछ planets की satellites होती है, कुछ में नहीं होती है। हमने देखा कि मर्क्यूरी और वीनस में सैटेलाइट नहीं होती है, जबकि बाकी सारे planet में सैटेलाइट होती है।
और सैटेलाइट के टाइप्स भी देखे हमने, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कॉमेट्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर बट देयर अपीयरेंस कीप ऑन चेंजिंग। कॉमेट्स जो है उनका कुछ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अर्थ में आने के बाद कुछ कॉमेट्स जो है वो अर्थ के अराउंड में ये क्या करते हैं, कॉमेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि सन के जब ये कॉमेट्स पास में आ जाएंगे तो उनका आइस जो है वो पिघलने लगता है, इसलिए वो टेल फॉर्म करते हैं और हेड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ आपको मिथ्स के बारे में भी बताया गया है कि साइंस ट्राइज टू एक्सप्लेन डिफरेंट इवेंट्स अकरिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो भी इवेंट्स होता है उन सबको एक्सप्लेन करने में साइंस हमारी मदद करता है। वी शुड स्टडी द फिनोमिना लाइक मीटियोर फॉल, एक्लिप्सेस एक्सेट्रा रेदर देन अटैच एनी ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन विद देम। तो बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशंस है जिनमें हम लोग बिलीव करते हैं, जैसे टूटता तारा हो गया है ना, हम उसको देख के मन्नत मांगते हैं, विशेष मांगते हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो एक मीटियोर होता है जो फॉल करता है स्पेस से लेकर तो अर्थ तक। तो ऐसे सुपरस्टिशंस में हमें बिलीव नहीं करना चाहिए क्योंकि साइंस ने इन सारी बातों को क्लियर कर दिया है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द chapter and I hope you have liked it. So we will meet in the next chapter. Till then, have a great day.